धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मैं जो भाषण सुन रहा था, विशेष रूप में हमारे दिल्ली के सांसद श्री संजय सिंह जी का और उसके पहले श्रीमान डेरेक ओब्रायन जी का, तो संजय सिंह जी का भाषण बड़ा विनम्रतापूर्वक होता है तो भी थोड़ा डर लगता है, क्योंकि ऐसी ऊंची ऊंची आवाज़ में बोलते हैं कि पता नहीं क्या बोलेंगे। और जब ओब्रायन साहब बोलते हैं, वैसे वो एक बहुत नवाजे गए क्विज मास्टर है, तो उनका सामान्य भाषण भी बड़ा नाट्यपूर्ण लगता है, नाटकीय लगता है। हम नाटकीय बोलने से भी सामान्य लगता है, और वो सामान्य बोलते हैं तब भी बड़ा नाटकीय लगता है। वो इस अंदाज में बोल रहे थे कि देखो हमारे पास बिग आइडियाज थी, ये बिग आइडिया, ये वो बिग आइडिया। वो दीवार का जो डायलॉग है वैसा लगा कि हमारे पास ये है, तुम्हारे पास क्या है। तो मैं कहूँगा कि हाँ ठीक है, आपके पास आइडियाज़ है, हमारे पास इम्प्लीमेंटेशन है, और आइडियाज़ का इम्प्लीमेंटेशन कैसे करना इसका तौर तरीका हम जानते हैं। और शायद बिग आइडियाज़ व्हेन दे आर अटेम्प्टेड बाय पर्सन्स विथ स्मॉल माइंड्स, आई थिंक दे नेवर गेट इम्प्लीमेंटेड। यहाँ पर बात उल्टी है, और इसलिए मैं ये कहना चाहूँगा बड़े विनम्रता से कि कई सारी बिग आइडियाज़, शायद उसको बिग आइडिया के स्तंभ के नीचे शायद हम नहीं गिना पाएंगे, छोटी छोटी बातें होती है, मगर लोगों को राहत देने की एक प्रामाणिक कोशिश जब होती है तब उसके परिणाम जमीन पर निकल कर आते हैं, हमें दिखाई देते हैं। मैं छोटे से उदाहरण दूंगा। हमारे देश में किसानों के बारे में और किसानों को न्याय देने के संदर्भ में बहुत सारी लंबी लंबी चर्चाएं हुई, मगर एक स्पेशल किसान ट्रेन का एक व्यवस्था बनाया जाए, एक प्रावधान किया जाए, ये केवल मात्र मोदी जी की सरकार में हो पाया। और आज स्थिति ये है कि देश के चाहे उत्तर भारत के किसान हो, चाहे दक्षिण भारत के किसान हो, चाहे हमारे महाराष्ट्र में जो बागवानी करने वाले किसान हैं वो किसान हो, ये सारे आज किसान ट्रेन पर निर्भर है। और यहां तक कि लगभग 2-2 महीने वेटिंग लिस्ट है कि उनको किसानों का अपना माल भेजना है। तो इतना और रिस्पॉन्स किसान ट्रेन की संकल्पना को मिल रहा है। मे नॉट बी ए बिग आइडिया एज परहैप्स envisioned by some people, but certainly a big idea in the sense the idea which got implemented with all political will. दूसरी बात है, हम देखते हैं कि रेलवे स्टेशन के किनारे जाते समय ट्रैक्स के आजू बाजू में, और मैं मुंबई से आता हूं तो कई बार ट्रैक्स के आजू बाजू से गुजरना भी पड़ता है, तो लोगों को अपने नाक पर रुमाल रखते हुए जाना पड़ता था। और ट्रेनों में भी जाते समय हम देखते थे कि सामान्य यात्रियों के जो कोचेस होते हैं उसमें या स्लीपर कोचेस में बहुत साफ सफाई वगैरह की कोई व्यवस्था नहीं थी। आज मैं विपक्ष के हमारे सारे मित्रों को भी कहूंगा कि आप कभी सामान्य कोच में स्लीपर क्लास में ट्रैवल करिए, वहां पर भी 2-2 बार सफाई वाला आता है, पूछता है कहीं कुछ गंदगी है, आप हमें बताइए, हम साफ कर रहे हैं। और जो बायो टॉयलेट की व्यवस्था की गई, छोटा सा विषय है, मे नॉट बी ए बिग आइडिया एज व्हाट मिस्टर डेरेक ओब्रायन वांटेड टू डिस्क्राइब, बट ए स्मॉल अटेम्प्ट, ए सिंसियर अटेम्प्ट विच हैज ए बिग इम्पैक्ट, एंड देयरफॉर बायो टॉयलेट की व्यवस्था भी बड़ी कारगर साबित हो गई है। मैं विनम्रता पूर्वक यहां कहना चाहूंगा। कई लोग जानते हैं कि रेलवे का भी अपनी एक दुनिया होती है, और रेलवे की दुनिया में रेलवे के लोगों के टेलीफोन्स अलग है, रेलवे के लोगों के काम करने की पद्धति अलग, उनकी अपनी एक अलग सारी व्यवस्था रहती है। और इसी व्यवस्था के चलते सामंतशाही का एक प्रतीक जो माना गया था, ऐसी एक सलोन की व्यवस्था थी। बड़े बड़े अधिकारी जाते थे, मंत्री जाते थे, तो बड़ी शाही और कोचेस में जाने की व्यवस्था थी। हमारी सरकार ने बगैर कोई और समाजवाद वगैरह का विषय उठाते हुए मगर ये सलोन की बादशाही व्यवस्था को समाप्त कर दिया है। हमारे मंत्री भी सामान्य कोर्ट से जाते हैं, हमारे बाकी लोग भी सामान्य कोर्ट से जाते हैं। मैं मानता हूं कि ये भी एक इम्प्लीमेंटेशन करते हुए और एक संवेदना दिखाते हुए जब हम अमल में लाते हैं चीज़ों को, तो क्या होता है इसका एक परिचायक है। हमने दीनदयालु कोच बनाए और सामान्य यात्रियों के लिए व्यवस्थाएं की। हमने देखा कि हमारे यहाँ जो कोच बनते थे, पहले तो एक जमाना ऐसा था कि जर्मन बनावटी के कोचों को हमें आयात करना पड़ता था। आज ये स्थिति है कि पड़ोसी देशों में से कई ऐसे देश हैं जहां पर भारतीय रेल की कार्यशालाओं में बने हुए कोचेस को हम निर्यात कर रहे हैं और उसका पूरे दुनिया में स्वागत हो रहा है। और भी मैं कहूँगा, जैसे
यहाँ पर बातें हुई माल ढोने की जो व्यवस्था है उसकी, तो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, मैं मानता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी जी के 7 साल के कुल मिलाकर कार्यकाल का एक महत्वपूर्ण परिचायक रहा है कि डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर को हमने महत्व दिया, और आज ऐसे कॉरिडोर्स के कारण माल की ढुलाई बहुत आसानी से हो रही है, बहुत तीव्र गति से हो रही है। वही व्यवस्था विद्युतीकरण के बारे में हम कह सकते हैं कि रेल का जिस पद्धति से और तेजी से विद्युतीकरण हुआ है, मैं आंकड़े देना चाहता हूं, 2014 से 21 के दौरान प्रतिवर्ष रेलवे विद्युतीकरण की गति से 5.5 टाइम्स उसको अधिक बढ़ाया गया है। रेलवे विद्युतीकरण प्रतिवर्ष 2009 से 14 के कार्यकाल में, मैं मानता हूं कि वहां उस समय यूपीए की सरकार थी, 608 किलोमीटर प्रति वर्ष था। आज 2014 और 21 के साथ इसकी तुलना करें तो ये 3440 किलोमीटर पर ईयर हुआ है। मैं मानता हूं कि इस वास्तविकता की हम अनदेखी नहीं कर सकते। और इसी तरीके से मैंने डीएफडीसी का भी जिक्र किया पर किया कि क्षमता में कितनी वृद्धि हुई है और किस पद्धति से हमारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को इसका लाभ हुआ है। स्पोर्ट्स के विषय में भी मैं कहना चाहूंगा कि रेलवे के कुल मिलाकर योगदान की चर्चा हम करते हैं तब कई बार हम इस चीजों को भूल जाते हैं कि रेलवे ने कई हमारे स्पोर्ट्स पर्सन्स को इस पद्धति से प्रश्रय दिया है, उनको प्रोत्साहन दिया है, जिसके कारण रेलवे का उस विषय में भी मैं मानता हूं कि निश्चित रूप में एक योगदान है। विगत कुछ सालों में, विशेष रूप में 2009 से 14 में अगर हम देखेंगे तो दोहरीकरण का और गेज कन्वर्शन का काम जितना हुआ था उससे 66% अधिक काम विगत 7 सालों में हुआ है। और सिक्किम को अगर हम छोड़ दें तो सारे पूर्वोत्तर के राज्यों को अभी रेल नेटवर्क का हिस्सा बनाया गया है। मैं मानता हूं कि इस बात को भी हम इस बात की भी अनदेखी नहीं कर सकते। रेल विकास निगम, आप प्राइवेटाइजेशन की बात करते हैं। रेल विकास निगम के बारे में मैं कहना चाहूंगा कि जब उसका आईपीओ आया तब अभी आज ये रेल विकास निगम जो एक समय घाटे में जा रहा था आज मुनाफे में आया है। और इतना ही नहीं, जो सामाजिक संवेदना के आधार पर हम काम करते हैं, मैं सदन को याद दिलाना चाहता हूं कि रेलवे का एक नियम है कि सामान्यतः अपवाद छोड़ते हुए रेल स्टेशंस को व्यक्तियों के नाम नहीं देते, मगर श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के जमाने में एक बार हमने अपवाद किया, क्योंकि महाराष्ट्र की जनता की एक स्वर डिमांड थी कि कोल्हापुर रेलवे स्टेशन को छत्रपति शाहू जी महाराज का नाम दिया जाए। हमने अपवाद किया और कोल्हापुर रेलवे स्टेशन को छत्रपति शाहू जी महाराज स्टेशन का नाम दिया। उसी तरीके से जो नया स्टेशन बना है अभी भोपाल के निकट हबीबगंज का, उसका नाम भी जो एक दृष्टि से उपेक्षित समाज का प्रतिनिधित्व करने वाली रानी कमलापति थी, उसके नाम से उस स्टेशन का नाम दिया गया है। हमने अपवाद किए हैं क्योंकि उपेक्षित नेताओं का सम्मान करना जरूरी है। इस विषय की एक प्रतिबद्धता होने के कारण हम काम करते हैं। महोदय, मैं मुंबई से आता हूं और मुंबई और महाराष्ट्र में बुलेट ट्रेन का विषय बड़ा चर्चा का विषय बनता है, और मैं सदन को बताना चाहता हूं कि बुलेट ट्रेन के विषय में बहुत अच्छी तरक्की हुई है, जिसके कारण रोजगार का सृजन हो रहा है। और गुजरात में विशेष रूप में 99% एक्विजिशन ऑफ लैंड हो गया है, जबकि महाराष्ट्र में जितना काम होना था उससे 20% काम भी अभी तक हुआ नहीं है। मैं मानता हूं कि फेडरलिज्म की बात हम करते हैं, मगर इस पद्धति से अगर एक प्रोजेक्ट को हम अधर में लटका देंगे तो ये महाराष्ट्र की जनता पर घोर अन्याय होगा। महाराष्ट्र की जनता, मैं मानता हूं कि इस पद्धति की अकर्मण्यता को कभी माफ नहीं करेगी। अहमदाबाद से वापी तक 650 पिलर्स अभी लग गए हैं। 8 किलोमीटर पर मंथ इस हिसाब से बुलेट ट्रेन का काम चल रहा है, मगर दुर्भाग्यवश महाराष्ट्र से जो प्रतिसाद आना चाहिए, जो रिस्पांस मिलना चाहिए, वो नहीं हो रहा। इस विषय के बारे में मैं सदन को जागरूक करना चाहता हूं। महोदय, मैं 5 मिनट में, मुझे बताया गया था कि 10-15 मिनट बोलना है। लोकसभा जाना होगा वहां गिले। I'll just finish in 5 minutes. I am giving bulleted suggestions, sir. Nothing more than that, sir. हो नहीं पाएगा। Can I give just 2 minutes? Give me just 2 minutes and I am finishing, sir. Finish it in 2 minutes. मेरे केवल 2 सजेशंस है मुख्य रूप में कि रेलवे की प्रतिस्पर्धा एक और हवाई यातायात से है, क्योंकि अभी हवाई यातायात भी प्रधानमंत्री जी के जमाने में हवाई चप्पल पहनने वाले हवाई यातायात करने लगे हैं। तो रेलवे को हवाई यातायात से भी प्रतिस्पर्धा करनी है और निजी मार्ग परिवहन से भी प्रतिस्पर्धा करनी है।
मेरा सुझाव है कि रेलवे ने ओवरनाइट ट्रेन्स पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। जितना ओवरनाइट डिस्टेंस है उसको कवर करने के लिए रेल का ज्यादा उपयोग करेंगे, क्योंकि वो कार से जाना भी मुश्किल है और वायुयान से जाना कई बार अफोर्डेबल नहीं होता। उस दृष्टि से मेरा सुझाव है कि जो हमारे स्लीपर क्लास के यात्री है उनके लिए जो 72 बर्थ वहां पर स्लीपर क्लास के कोच में होते हैं, आप चाहे तो उनसे कुछ 2-5 रुपया अधिक लीजिए, मगर हर स्लीपर क्लास के लिए एक कोच कंडक्टर अगर होगा तो स्लीपर क्लास के यात्रियों को सुरक्षापूर्वक यात्रा करना संभव हो पाएगा। आज एक कोच में एक कोच अटेंडेंट होता नहीं, जिसके कारण एक असुरक्षा का भाव रहता है, मन में डर रहता है कहीं कोई बीच में और पेपर डाल के सोएगा तो नहीं या मेरे सामान की कोई चोरी तो नहीं होगी। मैं मानता हूं कि इसके लिए हर स्लीपर कोच को एक कोच अटेंडेंट, इस विषय के बारे में जरूर सोचा जाना चाहिए। मुंबई के 2-3 विषय है मान्यवर। मैं ठाणे से आता हूं, मेरा आग्रह है कि ठाणे से बोरीवली अगर आप एक ट्रेन के बारे में कुछ सोचते हैं, चाहे वो हार्बर लाइन से हो या चाहे वसई के माध्यम से हो, मगर ठाणे से बोरीवली जाना सड़क मार्ग से बड़ा मुश्किल हो रहा है, तो उस दृष्टि से रेल इस विषय में जरूर सोचे। 6th कॉरिडोर आपने बनाया, मैं आपको साधुवाद दूंगा कि प्रधानमंत्री मोदी जी के कार्यकाल में एक बहुत प्रलंबित काम था, बहुत जमाने से उसको आपने पूरा कर दिया। मैं मानता हूं कि उसके कारण लोकल ट्रेन की फ्रीक्वेंसी बढ़ाने की दृष्टि से आप जरूर कोशिश करें। एसी लोकल ट्रेन आपने शुरू की है, एक बार उसकी समीक्षा की जाए। मेरा यह भी आग्रह है कि जो दिव्यांगों के लिए रेल लोकल ट्रेन में कोचेस रहते हैं, क्या उसको हम सीनियर सिटीजन्स के लिए जो 75+ ईयर के हैं, प्लस आयु के हैं, उनके लिए क्या उपलब्ध करा सकते हैं, इसके बारे में सोचा जाना चाहिए। कई तरीके की बातें हुई, कुलियों का विषय आया। मैं एक निवेदन करना चाहता हूं कि मुंबई के स्टेशन पर शू शाइन बॉयज बड़ी संख्या में काम करते हैं, उनके लिए भी कोई अगर हम इंश्योरेंस की या स्वास्थ्य के बारे में कुछ चिंता कर सकते हैं तो उपयुक्त होगा। इतना ही कहते हुए और रेल मंत्री जी को साधुवाद देते हुए मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं। धन्यवाद। द नेक्स्ट स्पीकर इज मनोज कुमार झा।